थर्मोडायनामिक्स के इस वीडियो में अपन आज नया लेसन शुरू करते हैं। ऊष्मा इंजन, ऊष्मागति का द्वितीय नियम तथा ऊष्मागति ताप पैमाना। तो सबसे पहले इसमें आता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो सिद्धांत प्रकृति में कार्यरत विभिन्न प्रक्रमों को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं अपन, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, मान लीजिए एक अनंत सूक्ष्म परिवर्तन से कोई ऊष्मागति का निकाय अवस्था ए से अवस्था बी में जाता है, तो इस प्रक्रम में निकाय डेल्टा क्यू ऊष्मा प्राप्त करता है, निकाय द्वारा किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू है। इसलिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डी यू इजिकल टू यू बी माइनस यू ए इजिकल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू आंतरिक ऊर्जा अवस्था का फलन होती है। इसे अवस्था परिभाषित करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। अब यदि अवस्था बी को प्रारंभिक अवस्था मानकर उपयुक्त प्रक्रम विपरीत क्रम में संपन्न हो, यानी निकाय पर डेल्टा डब्ल्यू कार्य किया जाए व निकाय से डेल्टा क्यू ऊष्मा निष्कासित हो, तो घर्षण, विकिरण आदि से ऊर्जा की कोई भी हानि न होने की स्थिति अवस्था में अंतिम अवस्था ए प्राप्त होने पर आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन होगा। और उसके लिए फॉर्मूला इस प्रकार हम दे सकते हैं, यू ए डैश माइनस यू बी। तो इस प्रकार से यू ए डैश इक्वल टू यू ए। तो यदि किसी प्रक्रम में बाह्य अवस्थाओं के परिवर्तनों को प्रत्यक्ष प्रक्रम के सापेक्ष विपरीत क्रम में या विपरीत दिशा में लगाने पर प्रत्येक स्तर पर वही अवस्था प्राप्त होती है जैसे कि प्रत्यक्ष प्रक्रम से प्राप्त हुई थी, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। और ऐसा यदि नहीं होता है तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। जैसे किसी प्रक्रम में अवस्था परिवर्तन के दौरान उपरोक्त उपक्रमणीय की शर्तों का पालन नहीं होता है, यानी प्रक्रम में घर्षण, श्यानता, विकिरण, संचालन, संवहन आदि से ऊष्मा का क्षय होता है, तो वह इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। दूसरे शब्दों में अनुत्क्रमणीय प्रक्रम वो होते हैं जिनमें बाह्य अवस्थाओं के परिवर्तनों को विपरीत क्रम में और विपरीत दिशा में लगाने पर निकाय उन्हीं अवस्थाओं से होकर नहीं गुजरता है जिन अवस्थाओं में वह प्रत्यक्ष प्रक्रम से गुजरा था। तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में उदाहरण घर्षण द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, संचालन, संवाहक, विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण, या जूल प्रवाह द्वारा या रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा। तो इस प्रकार से अपन देखें कि यहाँ पर जो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, हीट इंजन। ऊष्मा इंजन एक ऐसी युक्ति है जो ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तन करती है। इस युक्ति में ऊष्मा का कार्य में परिवर्तन करने के लिए ऊष्मा का स्रोत होना चाहिए जिससे ऊष्मा को लिया जा सके। उस ऊष्मा से यांत्रिक मशीन को गति देते हैं या कार्य करवाते हैं जिससे ऊष्मा की मात्रा में कमी होती है। शेष ऊष्मा जो उपयोगी कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकती उसे सिंक में निष्कासित कर इंजन को अपनी पूरी अवस्था में ले जाया जाता है। इस प्रकार ऊष्मा इंजन में अनिवार्य रूप से तीन भाग होते हैं, ऊष्मा हीट सोर्स, यांत्रिक व्यवस्थाएं और हीट सिंक। जैसा कि चित्र में बता रखा है, सिंक नीचे बताया, यहाँ पर सोर्स ऊपर बताया हुआ है, वर्क राइट साइड में बता रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ऊष्मा इंजन की दक्षता पर निर्भर कर सकते हैं। इंजन की दक्षता इक्वल टू उपयोगी कार्य अपॉन ग्रहण की गई ऊष्मा, W अपॉन Q1। तो चूंकि अपन ये Q1 और W वगैरह के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर W इक्वल टू होता है Q1 माइनस Q2, तो दक्षता हो जाएगी Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, या एफिशिएंसी होती है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100%। क्वेश्चन 2 मिल जाती है। इसी प्रकार से अपन स्टडी कर सकते हैं कार्नोट इंजन, कार्नोट आइडियल इंजन। ऊष्मा इंजन की कार्यविधि के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम सादी कार्नोट ने एक सैद्धांतिक इंजन की कल्पना की। तो कार्नोट के इंजन में कार्यकारी पदार्थ के निश्चित अवस्था से प्रारंभ कर विभिन्न उत्क्रमणीय प्रक्रमों द्वारा विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरते हुए पुनर्प्रारंभिक अवस्था में आना कार्नोट चक्र कहलाता है। तो कार्नोट के आदर्श इंजन को चित्र में दर्शाया। इस इंजन के मुख्य भाग जैसे ऊष्मा सोर्स एक T1 तापमान पर रखा जाता है। फिर देखिए बता रखा है चित्र में, देखिए 2.31 में। फिर यांत्रिक व्यवस्था होती है दो के अंदर। तीसरा पॉइंट यहाँ ऊष्मा सिंक, चौथा स्टैंड, वर्किंग भी दे रखा है। तो पहला प्रक्रम जिसमें समतापी प्रसार होता है, फिर संपर्क प्रसार को समझा रखा है। दूसरा यहाँ पर प्रदोष प्रसार है, तीसरा यहाँ पर समतापी संपीड़न होता है, चौथा यहाँ पर उद्घोष संपीड़न होता है। ये कार्नोट चक्र में किया गया नेट कार्य का फॉर्मूला उपयोग कर सकते हैं इस प्रकार से अपन, W इक्वल टू RT1 log VB अपॉन VA माइनस RT2 log VC अपॉन VD। इसका फाइनल जो फॉर्मूला मिलता है वो देखिए आगे ऑप्टेन किया हुआ, 13 ऑप्टेन हो गई। 13 के बाद ये फॉर्मूला मिलता है अपने को, W इक्वल टू RT1 माइनस T2 log VB अपॉन VA, या कार्य में परिवर्तित ऊष्मा का मान
Q1 माइनस Q2 होता है। वो तो इस प्रकार से कार्नोट इंजन की दक्षता पर डिपेंड कर सकते हैं। तो दक्षता का फॉर्मूला मिलता है 1 माइनस 1 अपॉन रो पावर गामा माइनस 1। तो कार्नोट इंजन की दक्षता के सूत्र से ये निष्कर्ष निकलते हैं। वो आप दे रखे, देखिए आप पढ़ना समझना। थैंक यू, बाय।